हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाटो संगठन के बारे में, यानी कि जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है जो कि अमेरिका के नेतृत्व में काम करता है। ठीक है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में ये है क्या चीज़। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली विश्व की दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ विश्व युद्ध के पश्चात एक दूसरे के शत्रु हो गई। यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके पश्चात जो अमेरिका और सोवियत संघ जो थे एक दूसरे के शत्रु हो गए थे। क्यों हो गए थे? तो क्योंकि अमेरिका जो है पूंजीवाद में विश्वास रखता था और जो सोवियत संघ था वो समाजवाद में विश्वास रखता था। ठीक है, और यह शत्रुता आपसी वर्चस्व, पारस्परिक संदेह अविश्वास के कारण पनपी। वस्तुतः फुलटन भाषण एवं ट्रूमैन सिद्धांत के द्वारा जब साम्यवाद के प्रसार को रोकने की बात की गई तो इसके जवाब में 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। और शीत युद्ध के इस दौर में अब यह महसूस किया जाने लगा कि एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो अपने साथ साथ जो है सहायक देशों की भी रक्षा कर सके। इस पृष्ठभूमि में नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। यानी कि जब क्या हुआ कि रूस ने, जो सोवियत संघ पहले हुआ करता था, कई देशों का समूह हुआ करता था, ठीक है, तो उस समय पर जब उसने क्या किया, वो साम्यवाद को अपनाने वाला देश था। ठीक है, और अमेरिका चूंकि पूंजीवादी देश था, तो जब साम्यवाद को अमेरिका ने देखा कि ये बढ़ रहा है, रूस साम्यवाद के लेकर के काफ़ी, ठीक है, फैला रहा है उसे, तो अमेरिका ने एक ऐसे संगठन की कल्पना की कि मतलब जो कि यदि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो कि उसके साथ साथ उसके जो सहयोगी देश हैं उनकी भी रक्षा की जा सके। ठीक है, तो युद्ध की स्थिति में, तो ऐसी कंडीशन में नाटो की पृष्ठभूमि ने जन्म लिया, यानी कि नाटो की स्थापना की बात कही गई। इसके बाद मार्च 1948 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड आदि ने ब्रुसेल्स संधि पर हस्ताक्षर किया और जिसका उद्देश्य सामूहिक सैन्य सहायता यानी कि कलेक्टिव डिफेंस तथा जो है सामाजिक आर्थिक सहयोग था। साथ ही संधिकर्ता देशों ने अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यदि संधि से संबंध किसी भी देश पर आक्रमण हुआ तो शेष सभी देश उसकी हर संभव मदद करेंगे। यानी कि जो नाटो है उसमें जो देशों ने साइन किया, उसमें सिग्नेचर किया 1948 मार्च में, तो उन्होंने ये कस्में खाई कि ये जो नाटो बन रहा है वो एक जो है सैन्य सहायता समूह होगा, मतलब एक सैन्य सहायता से रिलेटेड एक संगठन होगा और उसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक सहयोग पर भी आधारित होगा। तथा यदि इन जो नाटो के संगठन में जो भी देश हैं उनमें से किसी पर भी यदि किसी देश पर हमला होता है तो बाकी के देश भी जो है उस हमले में क्या करेंगे, उस हमले का जवाब देंगे। यानी कि जो भी हमला करेगा उसके विरुद्ध वो सभी नाटो के देश काम करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं क्या है। इन्हीं परिस्थितियों में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अंतर्गत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अंतर्गत क्षेत्रीय संगठन के निर्माण के प्रावधान के तहत 1949 में नाटो का गठन किया, जिसके जो है जिसमें आरंभ में 12 सदस्य थे। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में था तथा इसके पहले सेक्रेटरी जनरल लॉर्ड इसमेय बने। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में नाटो की सदस्य संख्या बढ़कर के 29 हो गई है। यानी कि जो नाटो है तो सबसे शुरू में 12 सदस्य थे, लेकिन अब जो है इसके सदस्यों की संख्या 29 हो गई है। और चूंकि अमेरिका इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल देश है तो वही इसका ज़्यादातर नेतृत्व, मतलब कि उसी के हाथ में रहता है इसका नेतृत्व। ठीक है, और इसके बाद जो नाटो का हम उद्देश्य देखते हैं कि जो नाटो है उसका उद्देश्य क्या है। तो नाटो का किस लिए बनाया गया है, क्या कैसे उसका उद्देश्य देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, नाटो के गठन का एक प्रमुख उद्देश्य जो है सोवियत साम्यवादी विस्तार को रोकना था। यानी कि जब नाटो जो है उसका गठन किया गया तो किस उद्देश्य से किया गया, तो जो सोवियत संघ था जो कि आज का रूस है, जो कि कई भागों में टूट चुका है, लेकिन पहले जब ये संगठित हुआ करता था कई देशों से, तो उसकी जो साम्यवादी विचारधारा है उसको रोकने के लिए नाटो का बेसिकली गठन किया गया था। और अगला पॉइंट है सामूहिक सुरक्षा तंत्र के निर्माण के साथ ही
यूरोप के पुनर्निर्माण हेतु सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना जो है नाटो का एक ये भी उद्देश्य था कि यूरोप को जो है पुनर्निर्माण में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, और अगला क्या है पॉइंट, तो अगला है पश्चिमी यूरोपीय देशों को एक सूत्र में बांधना, ये भी एक जो है इसका उद्देश्य था नाटो का। और अगला है संभावित युद्ध के लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना, यानी कि यदि कभी भी भविष्य में कोई युद्ध होता है तो ऐसी कंडीशन में नाटो के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया कि लोगों को मानसिक रूप से तैयार कर दिया जाए कि यदि भविष्य में कभी भी युद्ध होता है तो वे उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, तो इसके बाद अगला है नाटो की संरचना, यानी कि नाटो जो है संगठन 4 अंगों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी, तो यानी कि जो नाटो की संरचना 4 अंगों से मिलकर बनी है, कौन कौन सी। पहला है परिषद, यानी कि सदस्य देशों के मंत्रियों से परिषद का निर्माण होता है और इसका मुख्य कार्य समझौते की धाराओं को लागू करना है। यह नाटो का सर्वोच्च जो है अंग है तथा इसके सदस्यों की बैठक वर्ष में एक बार होती है और नाटो जो है महासचिव इसके अध्यक्ष होते हैं। नाटो के जो महासचिव होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं परिषद के। ठीक है, अब आगे देखते हैं उप परिषद, यानी कि यह नाटो का सदस्य देशों के कूटनीतिक प्रतिनिधियों की संस्था है। इनका कार्य नाटो से संबंधित सामान्य हितों वाले विषय पर विचार करना है, यानी कि जो भी सामान्य सी बातें होती हैं विचार करना होता है, कोई भी सामान्य चीज़ें उन पर विचार करना होता है। किसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य होता है उप परिषद का। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं प्रतिरक्षा समिति। प्रतिरक्षा समिति जो है इसका प्रतिनिधित्व नाटो के सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्री करते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा एवं सैन्य संबंधी रणनीतियों पर विचार विमर्श करना होता है। किसका, प्रतिरक्षा समिति का जो है उद्देश्य। ठीक है, और सैन्य समिति क्या करती है, तो इसका प्रमुख कार्य नाटो परिषद एवं प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना, सैन्य कार्य नीतियों एवं अभियानों में तालमेल बैठाना होता है। किसका कार्य, सैन्य समिति का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि शीत युद्ध काल में नाटो की स्थिति क्या थी, यानी कि जब शीत युद्ध चल रहा था शीत काल का। ठीक है, किसके किसके बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, तो उस समय नाटो की क्या स्थिति थी। तो शीत युद्ध काल में नाटो की भूमिका को अधोलिखित घटनाओं के माध्यम से समझा जा सकता है, यानी कि जो शीत काल में जो नाटो की स्थिति तो कैसे इन घटनाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो देखते हैं एक एक करके। तो पहला है नाटो ने कोरिया युद्ध को साम्यवादी देशों की सामूहिक चुनौती माना और अतः सामूहिक सैन्य ऑपरेशन करने के लिए शेप, यानी कि सुप्रीम हेडक्वार्टर्स अलाइड पावर यूरोप का गठन किया। ठीक है, किया गया। और 1954 में सोवियत संघ ने यूरोप की सुरक्षा के लिए नाटो से जुड़ने का प्रस्ताव रखा, जिसे 1954 में सोवियत संघ जो था उसने यूरोप की सुरक्षा के लिए नाटो से जुड़ने का प्रस्ताव रखा, जिसे नाटो देशों ने नकार दिया क्योंकि इससे नाटो कमज़ोर होता है। यानी कि जब सोवियत संघ, जिसके लिए नाटो का जो है गठन किया गया था अमेरिका के द्वारा, तो वो सोवियत संघ क्या चाहता था कि वो नाटो में शामिल होना चाहता था यूरोप की सुरक्षा के लिए, लेकिन चूंकि अब नाटो जो है उसका गठन किसके लिए हुआ था, सोवियत संघ के विरुद्ध ही किया गया था, तो इसलिए जो है सोवियत संघ को इसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, इस सदस्य देशों द्वारा, नाटो के सदस्य देशों द्वारा सोवियत संघ को शामिल करने से इनकार कर दिया गया। क्यों, और 9 मई 1955 को पश्चिमी जर्मनी नाटो का सदस्य बना। इसी के प्रति उत्तर में सोवियत संघ ने 14 मई 1955 को पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों को वार्सा रक्षा तंत्र के अधीन संगठित किया। इससे तनाव का विस्तार हुआ, यानी कि जो जब पश्चिमी चूँकि अब जर्मनी जो था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 भागों में बट गया था, एक जो है रूस के पास चला गया था एक भाग उसका, और दूसरा जो पूर्वी भाग रूस के पास गया था और पश्चिमी भाग जो था वो अमेरिका जैसे सहयोगी देशों के पास चला गया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब पश्चिमी जर्मनी जो नाटो में शामिल हो गया तो उस समय पर सोवियत संघ ने क्या किया, जो पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देश थे, साम्यवादी विचारधारा की मानने वाले, उन सभी को वार्सा ट्रीटी में बुलाया और क्या किया कि एक रक्षा तंत्र का गठन किया। इससे क्या हुआ कि नाटो और ये जो सोवियत संघ के बीच जो है काफ़ी ज़्यादा
क्या हुआ, तनाव का स्तर बढ़ने लगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गाल ने नाटो में संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का विरोध किया, क्योंकि इससे जो है यूरोप एवं सोवियत संघ में निरंतर तनाव बढ़ रहा था। अतः 1966 में फ्रांस ने नाटो के अभियानों से अपने सैनिकों को वापस बुलाया तथा गैर फ्रांसीसी सैनिकों को फ्रांस खाली करने का आदेश दिया। अतः 1967 में नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब देखा फ्रांस ने उस समय पर देखा कि जो है अमेरिका का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है नाटो में, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने क्या किया कि अपनी जो है सेनाओं को नाटो से अलग कर लिया। ठीक है, और जो नाटो की सेनाएं फ्रांस में रह रही थी उन्हें भी वहाँ से जाने के लिए कह दिया। ठीक है, तो इसके बाद अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे जुलाई जो 1968 में परमाणु अप्रसार संधि के लागू होने पर नाटो ने कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम सामूहिक रक्षा व्यवस्था संधि का उल्लंघन नहीं करता। 1978 में नाटो ने घोषित रूप में संगठन के 2 उद्देश्य बताए। प्रथम क्या था, शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, एवं द्वितीय क्या था, देतांत को विस्तारित करना, यानी तनाव व शिथिलता को। यानी कि 2 उद्देश्य बताए गए नाटो के द्वारा अपने। ठीक है, उस समय पर। और फिर आगे क्या है, आगे है 1983 से 1984 में वार्सा एवं नाटो दोनों सैन्य संगठनों ने यूरोप में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इस कारण यूरोप में बड़े स्तर पर निशस्त्रीकरण की मांग शुरू हुई। यानी कि जो वार्सा ट्रीटी थी, जो वार्सा वाला पैक्ट था, जो कि रूस वो कर रहा था, अपने हेड कर रहा था वार्सा रक्षा तंत्र को, और जो नाटो जो कि अमेरिका के नेतृत्व में काम कर रहा था, तो इन दोनों ने ही अपनी अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। कहाँ पर, यूरोप में। तो जिससे क्या हुआ कि यूरोप में बड़े स्तर पर निशस्त्रीकरण की मांग उठने लगी। ठीक है, और अगला पॉइंट है, शीत युद्ध काल में नाटो की सदस्यता स्थिर रही। यानी कि इसमें ज़्यादा उस समय सदस्य जो है नहीं जुड़े शीतकाल में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है शीत युद्ध काल में नाटो का जो है प्रभाव, यानी कि शीत युद्ध काल में नाटो का प्रभाव कैसा था। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के द्वारा स्थायी रूप से अंतर्राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया। अगला पॉइंट है, पश्चिमी यूरोप के लिए निर्मित नाटो के सुरक्षा कवच से यूरोप में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ ही यूरोप के एकीकरण को बल मिला और परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की जर्जर हालात से यूरोप को उबरने में आसानी हुई। अगला पॉइंट है, नाटो के गठन से अमेरिका की पृथक्करण की जो नीति है समाप्त हुई और अब यूरोपीय मुद्दों पर उसकी तटस्थता की नीति खत्म हुई तथा वैश्विक विषयों पर वह खुलकर राय प्रकट करने लगा। यही नहीं, उसने आवश्यकता पड़ने पर नाटो के तहत सैन्य अभियान भी किए। यानी कि जैसे कि जो नाटो है कई बार अलग अलग देशों पर जो कि उस विरुद्ध काम करते थे अमेरिका के, तो वहाँ पर सैन्य अभियान भी किसने किए, नाटो ने। और ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण क्या है, अफगानिस्तान में आप देख सकते हैं कि नाटो 20 साल से वहाँ पर नाटो की सेनाएं जो हैं थी, लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका ने अपनी पूरी सेनाओं को वहाँ से वापस बुला लिया है। ठीक है, इसके बाद नाटो के माध्यम से यूरोप में बढ़ते अमेरिकी हस्तक्षेप और निर्भरता से यूरोपीय देशों को वैकल्पिक व्यवस्था के निर्माण की ओर प्रेरित किया और यूरोपीय संघ के निर्माण में नाटो की एक प्रमुख कारक था। ठीक है, और इसके बाद जो है शीत युद्धोत्तरकालीन नाटो, यानी कि शीत युद्ध के बाद जो नाटो की क्या स्थिति थी उसे देखते हैं। तो इसके देखते हैं 1990 से 91 में सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध की समाप्ति हुई और इसी के साथ वार्सा एक्ट भी समाप्त हो गया। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाटो की समाप्ति नहीं की, बल्कि सैन्य अभियानों एवं नाटो के सदस्यता विस्तार से यह संगठन और अधिक सुदृढ़ हुआ और दरअसल अमेरिका ने नाटो की भूमिका को पुनर्स्थापित किया और नाटो को प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं मानवाधिकारों को विस्तारित करने वाले संगठनों के क्रम में रखा और नाटो को वैश्विक आतंकवाद को समाप्त करने वाले संगठन के रूप में विस्तारित किया, जिसका लक्ष्य जो है आतंकवाद की समाप्ति है। जिसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण अफगानिस्तान था, जिसमें नाटो की जो सेनाएं गई थी लेकिन वहां पर आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर पाई और अमेरिका जो है अब वहां से हट चुका है नाटो की सेनाओं को लेकर। ठीक है, इसके बाद
वस्तुतः जो है नाटो तथा सोवियत संघ के बीच में संबंधों में बदलाव 1990 में पेरिस सम्मेलन में हुआ, जिसमें शस्त्रों के न्यूनीकरण एवं यूरोप में सैन्यकरण को अल्प करने एवं सहमति व्यक्त की गई। इसी तरह प्रजातांत्रिक मूल्यों को भी स्वीकार किया गया। यद्यपि नाटो द्वारा नवीन मूल्यों एवं आदर्शों को अपनाया गया है, लेकिन उसने अपने मूल चरित्र को बनाए रखा है और नाटो की सदस्य संख्या में निरंतर वृद्धि से वर्तमान में 29 तथा मानवता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के नाम पर अनेक देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप इसकी पुष्टि करते हैं। यानी कि भले ही नाटो ने 1990 में रूस के साथ समझौता किया हो पेरिस सम्मेलन में कि वो शस्त्रों का न्यूनीकरण करेगा यानी कमी लाएगा, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे नाटो की सदस्य देशों की संख्या भी बढ़ रही है और इसकी जो है पहुंच और पावर भी बढ़ रही है। ठीक है, और अब देखते हैं कि जो है अगला नाटो के सैन्य अभियान है। देखते हैं कि नाटो के जो सैन्य अभियान है वो कौन कौन से हैं, कि नाटो ने कौन कौन से सैन्य अभियान किए हैं। तो पहला है शीत युद्ध काल में नाटो ने कोई सैन्य अभियान नहीं किया और नाटो ने सभी सैनिक कार्यवाहियां शीत युद्ध के पश्चात यूरोप, एशिया, अफ्रीका के क्षेत्रों में की। नाटो के प्रमुख सैन्य अभियान जो हैं निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? तो 1990-91 के खाड़ी युद्ध में कुवैत पर इराकी आक्रमण से रक्षा के लिए नाटो ने सैन्य कार्यवाही की। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है? तो अगला है यूगोस्लाविया के विघटन से 1992 में बोस्निया युद्ध शुरू हुआ और सुरक्षा परिषद ने बोस्निया हर्जेगोविना क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया, जिसे नाटो ने ऑपरेशन डैनी फ्लाइट के तहत लागू करवाया और फिर ऑपरेशन शार्प गार्ड के तहत यूगोस्लाविया पर आर्थिक प्रतिबंध आरोपित कर पूर्वी यूरोप में शांति स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि नाटो ने 1998 में कोसोवो क्षेत्र में जो है सर्बिया एवं कोसोवो लिबरेशन फ्रंट के मध्य संघर्ष में हस्तक्षेप किया और 78 दिनों तक लगातार बमबारी करने के पश्चात अंततः 1999 में कोसोवो संकट जो है समाप्त हुआ और 2008 में कोसोवो एक स्वतंत्र देश बन गया। ठीक है, इसके बाद अगला सैन्य अभियान क्या था? तो 9/11 यानी 9/11 के आतंकी हमले के बाद नाटो ने अपने चार्टर के अनुच्छेद 5 के तहत पहली बार सैन्य कार्यवाही की। इस अनुच्छेद के तहत अनुसार जो है अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो इसे समस्त नाटो के सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। परिणाम स्वरूप ऑपरेशन ईगल असिस्ट एवं ऑपरेशन एक्टिव एंडेवियर के तहत अक्टूबर 2001 में नाटो ने अफगानिस्तान में सैन्य कार्यवाही की। ठीक है, और इसके बाद 2004 में सद्दाम हुसैन को नियंत्रित करने के लिए नाटो ने इराक में हस्तक्षेप किया। और अगला है 2009 में सोमालियाई समुद्री लुटेरों से जहाज़ों की रक्षा के लिए नाटो ने अदन की खाड़ी एवं अरब सागर में युद्धपोतों को तैनात किया। इसके बाद 2011 में नाटो ने कर्नल गद्दाफी के शासन से मुक्ति के लिए लीबिया में सैन्य अभियान चलाया। इसके बाद आगे देखते हैं नाटो की प्रासंगिकता कैसी है। ठीक है, तो नाटो की प्रासंगिकता को लेकर विद्वानों में भारी मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार नाटो ने यूएनओ की भूमिका को सीमित कर दिया है और एक वैश्विक संगठन के सामने क्षेत्रीय संगठन का खड़ा होना उचित नहीं है। वहीं इनका यह भी मानना है कि नाटो का गठन शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए किया गया था और अब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, अतः इसे भी समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, विद्वानों के एक दूसरे समूह का मानना है कि यद्यपि शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य था, किंतु शीत युद्ध के पश्चात बदलते विश्व के अनुरूप इसने अपनी भूमिका बदली है। अब यह पूरे यूरोप का संगठन है और वर्तमान में वैश्विक समस्याओं यथा आतंकवाद आदि के संदर्भ में इसकी जो भूमिका है वो बढ़ गई है। यदि नाटो को यूएनओ के अंतर्गत लाया जाए तो विश्व में शांति व्यवस्था की बहाली में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कौन? तो नाटो। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। इस तरह उपयुक्त विवेचना के आधार पर नाटो की भूमिका समाप्त नहीं हुई है, वरन पहले से अधिक बढ़ गई। यानी कि पहले की तुलना में जो है नाटो का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि नाटो क्या है, नाटो के उद्देश्य क्या है, इसके गठन क्यों किया गया था। ठीक है, और नाटो ने क्या क्या सैन्य अभियान किया है ये क्यों। ठीक है, और इस प्रकार से आज हमने नाटो के बारे में बहुत कुछ देखा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।
तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह के नए नए वीडियोस हम डेली अपलोड करते रहेंगे, तो आप उसके लिए बने रहें MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।